हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता ही है कि मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, तो आपकी जो बिजनेस स्टडी की केस स्टडी की सीरीज़ चल रही थी, मैं उसी सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 नियुक्तिकरण से संबंधित जितने केस स्टडी होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, और इन क्वेश्चंस को कराते दौरान ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अच्छी तरीके से समझ सके, क्योंकि एक बार समझ में आ गई बात तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की चैप्टर्स की केस स्टडी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जिमको लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिस्टर राघव नथानी ने अपनी फैक्ट्री के प्रत्येक हॉल में धूम्रपान वर्जित है की सूचना मुख्य द्वार पर लगा रखी है। प्रत्येक कर्मचारी इसका पालन करता है। कंपनी के एचआर प्रबंधक को कुछ बिक्री अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। ठीक, चयन प्रक्रिया के साक्षात्कार के दौरान एक प्रार्थी से यह प्रश्न पूछा गया कि दीवार पर लगी सूचना प्रबंध के एक आधारभूत कार्य का अंग है, इसे पहचानिए। उत्तर मिला, यह नीति है। चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण तक पहुंच चुकी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिमको लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जो कि राघव नथानी जी हैं। ये क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्री के जितने भी हॉल हैं, मतलब जितने भी कमरे हैं, हॉल है, कुछ भी बोल लीजिए, उसमें धूम्रपान वर्जित है, इस प्रकार की सूचना उन्होंने पूरे दीवार पर लगवा रखी है। ठीक है, और प्रत्येक कर्मचारी इसका पालन करते हैं। कंपनी के एचआर प्रबंधक को बिक्री अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, इसके लिए जब वो क्या कर रहे थे कि प्रार्थियों का इंटरव्यू ले रहे थे, साक्षात्कार कर रहे थे, तब उन्होंने प्रश्न पूछा कि दीवार पर लगी सूचना प्रबंध के एक आधारभूत कार्य का अंग है। मतलब जो दीवार पर सूचना लगी हुई है वो प्रबंध के कार्य का एक अंग है, उस कार्य के अंग को पहचानना था। तो प्रार्थी ने उत्तर क्या दिया, यह नीति है। ठीक है, चयन प्रक्रिया शारीरिक परीक्षण तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या प्रार्थी का उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही उत्तर बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि जो प्रार्थी ने उत्तर दिया है नीति, क्या ये सही है उत्तर? अगर ये उत्तर सही नहीं है तो सही उत्तर बताएं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ने से क्या लगता है, ये आंसर सही है, क्योंकि कंपनी के मुख्य दीवार पर बोले तो जितने भी दीवार है, सारी दीवारों पर धूम्रपान निषेध का वर्जित है सूचना लगा रखा है, और इसका सबको पालन भी करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके क्या है, ये नीति है, नियम है, कार्यविधि, पद्धति, मोर्चाबंदी। मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे जब चैप्टर में पढ़ रहे थे, तो उनमें से ये क्या है? अगर नीति है फिर तो ठीक है, क्योंकि आंसर इसने सही दिया है। अगर नीति नहीं है तो क्या होगा ये? तो क्या ये नीति है? नहीं, ये नीति नहीं है, ये नियम है, क्योंकि इस तरीके की जितनी बातें होती हैं वो कंपनी के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका नियम आंसर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, प्रार्थी का उत्तर सही नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है, नियम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर नियम है, क्योंकि कंपनी में नियम बनाए जाते हैं जिनका सबको पालन करना होता है। ठीक है, नीति का मतलब क्या है, नीति तो वो होती है जैसे उधार बेचना है या नहीं बेचना। ठीक है, ये सारी नीतियाँ होती हैं, लेकिन ये नियम है कि यहाँ पर धूम्रपान करना वर्जित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, चयन प्रक्रिया का शारीरिक परीक्षण से आगे का चरण बताइए। अब यहाँ जो प्रक्रिया है शारीरिक परीक्षण तक तो पहुँच चुकी है, अब इसके आगे के आपको 2 स्टेप बताने हैं। ठीक है, इसके आगे के जो भी, इससे आगे का जो चरण है, अगला पॉइंट है, वो आपको उत्तर देना है। तो शारीरिक परीक्षण के बाद कौन सा स्टेप आता है, याद है आपको? नियुक्तिकरण प्रक्रिया, याद है? नियुक्तिकरण प्रक्रिया हो गई, चयन प्रक्रिया हो गई, 2 प्रक्रियाएं हैं इसमें, दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या आपको याद है? आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर होगा आपका जॉब प्रस्तावना, क्योंकि शारीरिक परीक्षण हो जाने के बाद ही जॉब प्रस्तावना होती है, जॉब ऑफर
किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रिंस ग्लोबल रिच लिमिटेड का व्यवसाय अनेक देशों में फैला हुआ है। इनमें से 2 देशों से कंपनी को मानव संसाधन से संबंध में निम्न जानकारियां मिली। मतलब कि जो प्रिंस ग्लोबल रिच लिमिटेड है, इनका व्यवसाय अनेक देशों में फैला हुआ है। ठीक है, जिनमें से 2 देशों ने मानव संसाधन के संबंध में जानकारियां दी। ठीक, तो कौन कौन सी जानकारियां हैं पढ़ लेते हैं। प्रथम देश में कंपनी का कारोबार अपेक्षा से बहुत कम है। ठीक है, जो कंपनी का कारोबार है वो जितना हमको चाहिए था उससे बहुत कम है। यही कारण है कि वहाँ कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है। ठीक है, इसी कारण से क्या है कि वहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसी सूचना भी मिल रही है कि कारोबार में गिरावट की स्थिति कुछ ही समय तक रहेगी। और ऐसी सूचना भी मिली है कि जो हमारा कारोबार गिरा हुआ है ये थोड़े समय तक ही रहेगा, आगे चलकर ये हमें जितना चाहिए था उतना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले देश की बात है। दूसरे देश में क्या हुआ, कंपनी के कुछ विभागों में कर्मचारी आवश्यकता से अधिक हैं। ठीक है, एक विभाग में जितने कर्मचारी चाहिए उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, जबकि दूसरे कुछ विभागों में वही पद खाली पड़े हैं। और जो दूसरे विभाग है उसमें वही पद खाली पड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो विभाग था पहला वाला उसमें जितने कर्मचारी चाहिए उससे ज़्यादा थे, और जो दूसरा विभाग है उसमें वही पद सारे हैं जो कि खाली पड़े हैं। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। कंपनी के HR प्रबंधक को सलाह दीजिए कि वह दोनों देशों में भर्ती की किस विधि का प्रयोग करें और क्यों। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें बताना है कि भर्ती की किस विधि का हम प्रयोग करें और क्यों करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी भर्ती का स्रोत, कौन सी विधि का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देश का देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि कंपनी में जितने कर्मचारी चाहिए उससे आवश्यकता से अधिक हैं कर्मचारी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कर्मचारी अधिक हैं तो उनको वहाँ से हटा सकते हैं। तो इसको ये कौन सी विधि है, भर्ती की कौन सी विधि है, ये भर्ती की कौन सी विधि है, क्या याद है आपको। अस्थायी अलगाव, अस्थायी अलगाव। कुछ याद आ रहा है अस्थायी अलगाव क्या होता है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि अस्थायी अलगाव वह होता है जिसमें कि कर्मचारी को कुछ समय के लिए कंपनी से हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि कंपनी में जब काम नहीं होता तो जब तक कंपनी में काम नहीं आ जाता तब तक के लिए कर्मचारी को हटा दिया जाता है, मतलब कि उसको छुट्टी दे दी जाती है एक तरीके से, मतलब काम से निकाल दिया जाता है। और फिर जैसे ही कंपनी में काम आता है तो उसको बुला लिया जाता है वापस काम पर। तो ये होता है अस्थायी अलगाव। तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस विधि को अपना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो जब तक कंपनी के कार्य वापस से अच्छे नहीं हो जाते तब तक हम उनको छुट्टी पर दे सकते हैं या उनको बोल सकते हैं कि हम उनको हटा सकते हैं। फिर जैसे ही काम वापस आ जाएगा कंपनी में वापस उनको हम बुला लेंगे। तो पहले देश में हमने बता दिया अस्थायी अलगाव, जो कि भर्ती का ही एक विधि है, इसका हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब बात आती है दूसरे देश की, इसमें कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सोचिए क्या कर सकते हैं हम। जो पहली कंपनी का विभाग है इसमें कर्मचारी आवश्यकता से अधिक है, और जो दूसरा विभाग है उसमें पद खाली पड़े हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि दोनों में बराबर हो जाए। क्या करेंगे, स्थानांतरण। क्या करेंगे, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब आपको पता है, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो अच्छे से समझाया था। स्थानांतरण का मतलब होता है एक पद से या एक संगठन से दूसरे संगठन में भेज देना
लेकिन दोनों का पद सेम होता है। जैसे एक कर्मचारी को एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में भेजा जाता है और वो उसी पद पर काम करता है दूसरे विभाग में जाकर जो पहले पद पर वो काम कर रहा था। ठीक है, इसको कहते हैं स्थानांतरण। तो हम दूसरी कंपनी में, दूसरे देश की कंपनी में स्थानांतरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं और जितने कर्मचारी पहले विभाग में आवश्यकता से अधिक हैं उन कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेज सकते हैं जहां पर पद खाली पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्थानांतरण का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब इसमें कुछ बताना भी नहीं था। ठीक है, इन दोनों की खाली डेफिनेशन लिखनी थी, 3 नंबर हो गए। तो कभी भी केस स्टडी को देखकर डरे नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा, पढ़िए ज़रूर, हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, तो केस स्टडी में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। केस स्टडी में पॉइंट में लिखने होते हैं 2-3 लाइन और पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करिए ताकि मैं आपको अच्छे से दोबारा से समझा सकूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंपनी में सभी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, सभी को यह मालूम है कि उन्हें किससे आदेश प्राप्त होंगे और किसे वे रिपोर्ट करेंगे। इस कंपनी के एचआर प्रबंधक ने एक प्रबंध संस्था में एमबीए कर रहे छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया। उनमें से 5 का चयन कर लिया गया। उन्हें तुरंत कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। उन्होंने ऐसा ही किया। कंपनी में ज्वाइन करते ही उन्हें उनके अधिकारी व अधीनस्थों से परिचित करवा दिया गया। उन्हें कंपनी के उद्देश्य व नीतियों को भी स्पष्ट जानकारी दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा से, अगर पहले जो पूछा गया हमको क्वेश्चन में वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, उपरोक्त अनुच्छेद में प्रबंध की 2 अवधारणाओं के जानकारी दी गई है। उन्हें पहचानिए और पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए समझाइए। ठीक है, जो ऊपर पैराग्राफ है इसमें प्रबंध की 2 अवधारणाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उन पंक्तियों को लिखना है और साथ में उनका आंसर भी बताना है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। ठीक है, कंपनी में सभी पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के मध्य संबंधों को स्पष्टतः परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक क्या है, आपको एक अवधारणा इसमें समझ में आ रही है? प्रबंध की कौन सी अवधारणा है, क्या होता है ये? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्या है ये? तो इसका आंसर होगा आपका औपचारिक संगठन। क्यों? क्योंकि औपचारिक संगठन में ही ऐसा होता है कि सभी को सब कुछ बता दिया जाता है कि आप इसको काम देंगे, आप इससे काम लेंगे, वो इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, वो इससे आदेश प्राप्त करेगा। ठीक है, सभी के सब कुछ बता दिए जाते हैं, किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सभी के लिए नियम नीति सब कुछ लागू कर दिया जाता है। तो ये केवल किस में होता है? यह केवल औपचारिक संगठन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको औपचारिक संगठन लिखनी है और ये लाइन लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद लिख देना है औपचारिक संगठन। ठीक, अब बात आती है, एक तो हो गया हमारा, हमसे 2 पूछा है इसमें। ठीक, तो एक हो गया हमारा। अब दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। सभी को यह मालूम है कि उन्हें किससे आदेश प्राप्त होंगे और किसे वे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये लाइन लिख देंगे, यहाँ से लेकर पहले वाले का आंसर कंपनी से लेकर रिपोर्ट करेंगे तक। ठीक है, क्योंकि ये लाइन भी इसके साथ की है। इस कंपनी के एचआर प्रबंधक ने एक प्रबंध संस्था में एमबीए कर रहे छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया। ठीक है, एमबीए करने वाले बच्चों का क्या लिया? इंटरव्यू लिया। ठीक है, उनमें से 5 का चयन कर लिया गया। उन्हें तुरंत कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। ठीक, यहाँ तक तो नॉर्मल बात है। उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, कंपनी में ज्वाइन करते ही उन्हें उनके अधिकारी व अधीनस्थ से परिचित करवा दिया गया। उन्हें कंपनी के उद्देश्य व नीतियों को भी स्पष्ट जानकारी दे दी गई। ठीक है, तो इस लाइन से आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से?
यहाँ से कंपनी में ज्वाइन करते ही और लास्ट लाइन तक। इस लाइन का मतलब क्या है? क्या इसमें कोई प्रबंध की बात छिपी हुई है? बिल्कुल छिपी हुई है। कौन सी? सोचिए, ध्यान दीजिए जरा दिमाग पर। ऐसा कब किया जाता है? जब कर्मचारियों को उसकी जॉब और उसकी संगठन से परिचित करवाया जाता है। याद है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अभिविन्यास प्रशिक्षण। ठीक है, क्योंकि अभिविन्यास प्रशिक्षण में क्या किया जाता है कि व्यक्ति को उसके संगठन, ठीक है, उसके अधीनस्थ अधिकारी जितने भी होते हैं, संगठन के उद्देश्य, नीति, नियम, सबसे उसको परिचित करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि चयन करने के बाद क्या किया जाता है, उनको कार्य पर लगाया जाता है और उनका अभिविन्यास करवाया जाता है, जिसका मतलब यही होता है कि संगठन में उनको अधिकारी अधीनस्थ से परिचित करवाया जाता है, संगठन से परिचित करवाया जाता है, उनके उद्देश्य, नीति, नियम बता दिया जाता है उनको और उनको कार्य पर लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या ये आपको वो याद है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया है? नियुक्तिकरण प्रक्रिया आपको याद है? मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, भर्ती, चयन है, फिर आता है कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। तो यही है, इसका आंसर क्या होगा? कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास, या अभिविन्यास प्रशिक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन लिखेंगे, पहले कंपनी में ज्वाइन करते ही डॉट डॉट लगा के फिर लास्ट की लाइन लिख देंगे, जानकारी दे दी गई है, और इसका आंसर क्या लिख देंगे हम? अभिविन्यास प्रशिक्षण। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नियुक्तिकरण प्रक्रिया याद होगी, क्योंकि ये जो आंसर हैं ये वाला, ये नियुक्तिकरण प्रक्रिया से है। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर ये प्रश्न। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आया कुछ भी समझ तो कमेंट करिए। ठीक है, और इस चैप्टर में नियुक्तिकरण प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 100% इनमें से प्रश्न केस स्टडी में बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का। देख लीजिए 5 नंबर में कितना लिखना है। बस 2 लाइन बतानी थी और 2 पॉइंट लिखने थे, बस हो गए आपके 5 नंबर। तो इसलिए केस स्टडी को पढ़ने से डरे नहीं, पढ़ के तो देखें पहली बार, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्या होगा, 2 मिनट बर्बाद होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार पढ़िए। ठीक, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, अरे हमारे तो समझ में ही नहीं आएगा, बस की बात होना है, छोड़ो हटाओ। जबकि ये क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, पहले के पेपर में आते थे, अब हो सकता है 5 नंबर का है। ठीक, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। शारदा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का व्यवसाय एक राज्य तक सीमित है। अब वह अपने व्यवसाय को 2 अन्य राज्यों में फैलाना चाहती हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक मिस्टर जतिन जैन इसके लिए योजना बना रहे हैं। सबसे पहले उसने HR प्रबंधक श्रीमती रुक्मणी राणा से संपर्क किया। दोनों ने यह विचार विमर्श किया कि 2 नए राज्यों में व्यवसाय करने के लिए 75 अतिरिक्त कर्मचारियों की ज़रूरत होगी। वर्तमान कर्मचारियों का रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि 8 कर्मचारी शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 2 कर्मचारी विदेश में पढ़ाई के लिए 2-2 वर्ष की दीर्घकालीन छुट्टी पर जा रहे हैं। अतः अब कंपनी को कुल 85 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। श्रीमती राणा ने मिस्टर जैन से सिफारिश की कि कुल रिक्त पदों में से 15 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएं। मिस्टर जैन ने इसे स्वीकार कर लिया। अब HR प्रबंधक को यह निर्णय लेना था कि वांछित लोगों की व्यवस्था कैसे की जाए। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार कुछ कर्मचारी वर्तमान कर्मचारियों की मदद से नियुक्त किए जाएंगे, कुछ के लिए इंटरनेट की मदद ली जाएगी और शेष के लिए बाजार में उपलब्ध भर्ती करने वाली एजेंसियों से संपर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैराग्राफ, एक बार हमने पढ़ लिया। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद में प्रबंध के किस कार्य का वर्णन किया गया है? तो जो पैराग्राफ हमने अभी पीछे पढ़ा, इस पैराग्राफ में प्रबंध का कौन सा कार्य है?
कौन से कार्य, प्रबंध के 5 कार्य हैं ना, पोस्ट डेक याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। हर कार्य का पहला वर्ड का लेट, प्लानिंग यानी कि नियोजन, ठीक है, नियोजन का पी, ऑर्गेनाइजिंग का ओ, ठीक है। इन सब वर्डों को, शुरू वाले वर्डों को जोड़ के बनता है पोस्ट डेक, POSDC। पोस्ट डेक प्रबंध के 5 कार्य, उन पांचों में से कौन से कार्य की यहाँ पर बात की जा रही है? नियुक्ति करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है ये नियुक्तिकरण है, ठीक है। पढ़ने से ही पता लग जाता है। तो पहले का आंसर आपको पता चल गया कि पहले का आंसर है नियुक्तिकरण, ठीक है, नियुक्तिकरण। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। HR प्रबंधक भर्ती के किन स्रोतों का प्रयोग कर रही हैं? तो जो HR प्रबंधक है वो जो कर्मचारियों की भर्ती कर रही है वो किन किन स्रोतों से कर रही है? तो अब यहाँ पर आपको भर्ती के स्रोत बताने हैं, ठीक है। तो चलिए पीछे क्वेश्चन में चलते हैं और फिर से एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने भर्ती कहाँ से की है? यहाँ से पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरे पैराग्राफ में भर्ती की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। अतः अब कंपनी को कुल 85 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। श्रीमती राणा ने मिस्टर जैन से सिफारिश की, सबसे पहला वर्ड सिफारिश की, कि कुल रिक्त पदों में से 15 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएं। तो सबसे पहला आंसर होगा आपका सिफारिश, ठीक है। सिफारिश भी एक भर्ती का स्रोत है, पहला मिल गया। मिस्टर जैन ने इसे स्वीकार कर लिया। अब HR प्रबंधक को यह निर्णय लेना था कि वांछित लोगों की व्यवस्था कैसे की जाए। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार कुछ कर्मचारी वर्तमान कर्मचारियों की मदद से नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जो कुछ कर्मचारी हैं उन तो पहले वाले कर्मचारियों की मदद से उनको नियुक्त कर लिया जाएगा और कुछ के लिए इंटरनेट की मदद ली जाएगी। इंटरनेट मतलब वेब प्रकाशन, ठीक है। दूसरा मिल गया, मदद ली जाएगी और शेष के लिए बाजार में उपलब्ध भर्ती करने वाली एजेंसियों से संपर्क किया जाएगा। एजेंसी, बाजार में कौन सी एजेंसी हैं जो कि कर्मचारियों की भर्ती के लिए काम करती हैं? पूरा नाम क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमको मिल गए, सिफारिश, इंटरनेट यानी वेब प्रकाशन और प्लेसमेंट एजेंसियाँ। तो ये तीनों आपको यहाँ पर क्या करना है? आंसर में लिख देना है, ठीक है। क्या क्या? सिफारिश, पहला क्या था? सिफारिश, क्योंकि श्रीमती राणा जी ने सिफारिश की थी महिलाओं के लिए। और दूसरा क्या था? दूसरा इंटरनेट था, यानी कि वेब प्रकाशन, ठीक। और तीसरा क्या था? प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लेसमेंट एजेंसी। तो ये 3 आपके आंसर हैं इस क्वेश्चन के, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चर्चित मूल्यों को पहचानिए। अब यहाँ पर किन किन मूल्यों को बताया गया है, समाज के लिए कौन सी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ठीक है, उनको देखना है और उनको बताना है। तो फिर दोबारा एक बार पीछे आएंगे और दोबारा से इनको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, फिर वहीं से शुरू से एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने शुरू में पढ़ा था एक बार तो ध्यान होगा। तो यहाँ ऊपर के आधे पैराग्राफ में ऐसी कुछ बातें नहीं है। इनके बारे में बात की गई कि कितने कर्मचारी चाहिए, 8 चले जाएंगे, 2 रिटायर हो जाएंगे, ऐसी बात है। तो फिर हम वहीं से अतः मतलब जहाँ से 85 कर्मचारियों वाली बात थी वहाँ से, ठीक, वहाँ से पढ़ेंगे। तो पहली लाइन में 85 कर्मचारियों की आवश्यकता है। दूसरे में मिस्टर जैन ने सिफारिश की कि कुल रिक्त पदों के लिए 15 पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। 15 पद महिलाओं के लिए स्पेशल बोला गया है, इसके लिए सिफारिश किया गया है, इस लाइन पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसके आगे भी पढ़ के देख लेंगे अगर कुछ समझ में आता है तो। मिस्टर जैन ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसके बाद अन्य लोगों के लिए देखा गया कि कैसे भर्ती किया जाएगा उनको, उनके लिए फिर योजना बनाई गई, फिर उनको नियुक्त किया गया। तो और कोई मेन बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मेन बात यह है कि महिलाओं के लिए पद सुरक्षित रखे गए, ठीक है, महिलाओं के लिए पद सुरक्षित रखे गए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो समाज में ये दिखाना चाहते हैं, समाज के लिए मूल्य दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? महिला सशक्तिकरण, इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं। ये समाज में कौन से बात को बताना चाहते हैं? तो ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं
बताना चाहते हैं, समाज को दिखाना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण। ठीक, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये हो गया आपके 5 नंबर का क्वेश्चन। कितनी लाइनें लिखी हमने? मुश्किल से 5 पॉइंट लिखे। महिला सशक्तिकरण और इससे पहले के 3 और ऊपर वाले में 1, तो कितना हुआ? 4 पॉइंट लिखे, नंबर 5 मिल गए। बताइए। और क्वेश्चन देख लीजिए, इतना बड़ा। बहुत बच्चे तो क्वेश्चन को देख के ही डर जाएंगे, अरे इतना बड़ा है भाई, रहने दो, अपने बस की बात ना है। अरे बस की बात तो नहीं है भाई, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन एक बार पढ़ो तो इसको, पढ़ो एक बार समझो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सबसे पहले पढ़ो। चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा है, चाहे समझ में ना आए, लेकिन फिर भी एक बार उसको पढ़ो, क्या पता पल्ले पड़ जाए। 5 नंबर यहाँ फ्री के मिल गए। कितनी लाइनें लिखी? 3 लाइनें लिखी ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो गए आपके यहाँ पर 5 नंबर। तो इसीलिए कभी भी केस स्टडी के बड़े से बड़े क्वेश्चन को देखकर हमें डरना नहीं है, उसको करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा और तभी हम उसको कर पाएंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और है, इसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका क्या आंसर निकलेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, काफ़ी बच्चे देख के डर जाएंगे, अरे भाई बहुत बड़ा है, छोड़ो रहने दो। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है। मिस्टर अनिल गर्ग CLS पैकेजिंग लिमिटेड में प्रबंध संचालक के पद पर काम कर रहे हैं। मिस्टर गर्ग यह योजना बना रहे हैं कि बेकार माल को बाजार में ना बेचकर उससे नए उत्पाद स्वयं तैयार किए जाएं। इसके लिए एक नई इकाई स्थापित करनी होगी। उसने यह निर्णय लिया कि यह इकाई ऐसे क्षेत्र में स्थापित की जाएगी जहां पर लोग बेरोजगार हों और श्रम सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाए। इस नई इकाई में श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष पारिश्रमिक पद्धति लागू की गई। यह इस प्रकार थी: श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके काम के आधार पर किया जाएगा। मजदूरी की 2 दरें होंगे, एक ऊंची दर तथा दूसरी नीची दर। जो श्रमिक एक दिन में प्रमापित इकाइयों तक व इससे अधिक काम करेगा उसे ऊंची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर जो श्रमिक प्रमापित से कम काम करेगा उसको नीची दर से मजदूरी दी जाएगी। ठीक है। मिस्टर गर्ग ने इस नई इकाई के संचालन के लिए एक अलग वेस्ट मटेरियल डिवीजन स्थापित किया। इससे क्रय विक्रय उत्पादन व लेखा 4 विभाग बन गए। कंपनी को इन विभागों के लिए 4 प्रबंधकों की ज़रूरत थी। इनमें से 2 प्रबंधकों को पहले से चल रहे व्यवसाय में से पदोन्नत किया गया, जबकि 2 अन्य का चयन कंपनी में उपलब्ध इंतजार सूची में से किया गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं कि हमसे पूछा कहा गया है इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न, कंपनी संगठन ढांचे के किस प्रारूप को अपना रही है? ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि छठा चैप्टर में करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन भी छठे चैप्टर का ही होगा। अब इसमें इसने ये पूछा है कि कंपनी संगठन ढांचे के किस प्रारूप को अपना रही है। संगठन ढांचा, संगठन तो 5वां चैप्टर था, लेकिन हम कर तो छठा चैप्टर हैं, तो ऐसा ना सोचिए कि मैं छठा चैप्टर करा रहा हूँ तो क्वेश्चन भी छठे चैप्टर के ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको संगठन ढांचा बताना है कि कौन से संगठन ढांचे को वो कंपनी अपना रही है। तो कौन से संगठन ढांचे को अपना रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनिल गर्ग पैकेजिंग लिमिटेड में काम करते हैं। ठीक है, और ये योजना बना रहे हैं कि जो बेकार माल हो जाता है उसको बाजार में ना बेचकर उससे कोई नया उत्पाद तैयार किया जाए। मतलब एक उत्पाद तो पहले से है ही, अब एक नया उत्पाद तैयार कर रहे हैं, मतलब अब 2 उत्पाद हो गए। तो ये 2 उत्पाद हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो ये कौन सा संगठन ढांचा होगा? डिविजनल संगठन ढांचा होगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा आपका डिविजनल संगठन ढांचा। पहली लाइन पढ़ते ही हमको इसका आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई मजदूरी भुगतान पद्धति को पहचानिए व इसका अर्थ बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। जो यहाँ पर श्रमिकों को, ठीक है, श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने जो पद्धति अपनाई है, मजदूरी भुगतान पद्धति, इसको पहचानना है कि ये कौन सी पद्धति है और इसको बताना है, इसका अर्थ समझाना है। ठीक है, तो जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे प्रबंध के सिद्धांत, तो उसमें हमने टेलर की कुछ पद्धतियाँ पढ़ी थी, 7 थी, 7 या 8 थी कुछ, आपको याद है? अब देख लीजिए, चैप्टर छठा कर रहे हैं और क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है इसमें? दूसरे चैप्टर से। तो ये एक तरीके की क्या है, टेलर की पद्धतियाँ हैं, जिसमें क्या बताई गई थी? विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। क्या थी? विभेदात्मक मजदूरी पद्धति, जिसमें क्या किया गया था?
कर्मचारियों को उनके मजदूरी के आधार पर वेतन दिया जाता था, कर्मचारियों से भेदभाव किया जाता था। ठीक वही यहाँ पर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, जो श्रमिक एक दिन में प्रमापित इकाइयों व उससे अधिक काम करेगा तो उसको ऊंची दर से मजदूरी दे दी जाएगी, और जो कम काम करेगा उसको क्या दी जाएगी, कम मजदूरी दे दी जाएगी। तो ये कौन सी पद्धति है, कौन सा मेथड है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, क्या होगा, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। ठीक है, पहचान लिया हमने, क्या होगा इसका आंसर, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। अब इसकी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या होता है? तो इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंध की उस पद्धति से, क्योंकि ये वैज्ञानिक प्रबंध है, ठीक है, टेलर का है, जो कुशल व अकुशल श्रमिकों के मध्य अंतर्भेद करती है। ठीक है, जो कुशल और अकुशल श्रमिकों में क्या करती है, अंतर्भेद करती है, मतलब कि भेदभाव करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा भर्ती की किन विधियों को अपनाया गया है? कंपनी ने कर्मचारी भर्ती के लिए कौन कौन सी विधियों को अपनाया है? ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि 2 को तो क्या कर लिया गया था, पदोन्नत कर लिया गया था, ये लिखा पड़ा लास्ट की लाइन में थी ना पदोन्नति वाली बात। तो 2 को तो पदोन्नत कर लिया गया, मतलब ये हो गया पदोन्नति, पहला हो गया। और 2 को अन्य चयन कंपनी में उपलब्ध इंतजार सूची। इंतजार सूची का मतलब होता है जो वेटिंग लिस्ट होती है, जिन कर्मचारियों ने पहले से अपना नाम दर्ज करा रखा है कि कंपनी में जब भी काम आएगा तो उनको बुलाया जाए। ठीक है, अपना नाम दर्ज करा रखा है कंपनी में वेटिंग लिस्ट में, तो उनको वहाँ से बुला लिया गया। और ऐसे बुलाए जाने वाले मेथड को क्या कहते हैं? भर्ती के स्रोत तो आपको याद ही होंगे, आंतरिक और बाहरी। तो ये कौन सा है, आंतरिक है या बाहरी है? ये बाहरी स्रोत है। तो बाहरी का कौन सा स्रोत है? ये आकस्मिक बुलावा है। ठीक है, पहला वाला ये जो पदोन्नति है, ये कौन सा स्रोत है भर्ती का, आंतरिक है या बाहरी? बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये आंतरिक स्रोत है भर्ती का या बाहरी स्रोत है। ठीक है, तो हमने ये दोनों भी ढूंढ लिए कौन कौन से मेथड इसने अपनाए हैं। पहला है पदोन्नति और दूसरा आकस्मिक बुलावा। आकस्मिक बुलावा, ठीक, आकस्मिक बुलावा। तो ये 2 हैं यहाँ पर जिन विधियों का प्रयोग किया गया है, आकस्मिक बुलावा और पदोन्नति। तो इसका आंसर भी हमने पहचान लिया, दे दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 मूल्यों को पहचानिए जो मिस्टर गर्ग इस नई इकाई की स्थापना से समाज को प्रेषित करना चाहते हैं। इस कंपनी की स्थापना करते समय वो 2 बातें जो समाज को मिस्टर गर्ग बताना चाहते हैं वो कौन सी हैं, हमको ये पहचानना है। ठीक है, तो हम फिर शुरू से पढ़ेंगे। तो क्या है कि पैकेजिंग लिमिटेड में काम करते हैं, ठीक है, ये योजना बना रहे हैं बेकाल मार्ग को पड़े हुए नए चीज़ बनाया जाए। इसके लिए एक नई इकाई स्थापित करनी होगी। इसका निर्णय लिया गया कि ऐसे क्षेत्र में स्थापित की जाएगी जहां पर लोग बेरोजगार हो और श्रम सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस लाइन से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बात है? इस इकाई को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जहाँ पर लोग बेरोजगार हों और सस्ती श्रम दर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मतलब जहाँ पर लोग बेरोजगार होंगे या तो बेरोजगार, जहाँ पर बेरोजगारी है वहाँ पर अगर आप कोई कंपनी लगा रहे तो उससे क्या होगा कि रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। इस नई इकाई में श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्राश्रमिक पद्धति लागू कर दी गई। इसके आगे मेरे को और कुछ नहीं लगता जो खास बात है। श्रमिकों को मजदूरी ये बताया गया, फिर इनकी कहाँ से भर्ती की गई वो बताया गया है। तो इसमें अब कुछ बात नहीं है। तो यहीं पर इसी लाइन में है, जो 2 बात हैं इसी लाइन में है। क्या है, इसके लिए एक नई नीति बनाई गई, नई इकाई स्थापित की गई। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? उस क्षेत्र में स्थापित किया गया जहाँ पर लोग बेरोजगार थे। ठीक है, तो पहला तो मिल गया बेरोजगारी, और दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा होगा पिछड़े क्षेत्र का विकास। मतलब कि जो क्षेत्र विकास से अभी तक वंचित रह गया है, तभी तो वहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है। क्योंकि अगर जिस शहर का, जिस जगह का, ठीक है, जिस क्षेत्र का विकास हो गया होगा तो वहाँ पर ऑलरेडी रोजगार होंगे, पहले से बेरोजगार तो कोई होगा ही नहीं।
तो बेरोजगार तो वही क्षेत्र होगा ना जहाँ पर जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ होगा, कोई पिछड़ा क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पिछड़े क्षेत्र का विकास। तो 2 पॉइंट हमको यहाँ पर भी मिल गया। कौन कौन सा? पहला रोजगार के अवसर, ठीक, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और दूसरा पिछड़े क्षेत्र का विकास, पिछड़े क्षेत्र का विकास। ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए और आपके पूरे 5 नंबर कंप्लीट। कहीं नहीं गए 5 नंबर, मुश्किल से हमने 5 या 6 लाइन लिखे होंगे, वो भी पॉइंट में, और पूरे के पूरे आपके 5 नंबर कंप्लीट, कोई नहीं काट सकता। बल्कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन को देख के मैंने पहले ही बताया डरने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, पॉइंट में इनके आंसर होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ें, देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं, एक बार पढ़ें, समझ नहीं आता 2 बार पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद पहले प्रश्न पढ़ें पूछा क्या गया है, उसके बाद फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, तब आप क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी ढूंढ पाएंगे और समझ भी पाएंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम केस स्टडी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो और एक बात और, जैसे इसमें पूछा गया है अभी कि संगठन ढांचे के किस प्रारूप को, तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूछा गया संगठन ढांचे को, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि पूरी बिजनेस स्टडी को दिमाग में दौड़ा रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर पूरी बिजनेस स्टडी के बुक को नहीं दिमाग में दौड़ाना, केवल संगठन ढांचे से संबंधित, यानी 5वें चैप्टर की संगठन ढांचे कितने प्रकार के थे, तो डिविजनल संगठन ढांचा और कार्यात्मक संगठन ढांचा, ये दोनों चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, याद किया होगा, ठीक है। जैसे इस कंपनी में भर्ती की विधि पूछी थी, तो अब भर्ती की विधि पूछी थी, ये नहीं कि पूरी बिजनेस स्टडी बार बार पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर का हो सकता नहीं, दूसरा का हो सकता नहीं, आपको सीधा पता होना चाहिए भर्ती बोला है तो सीधा नियुक्तिकरण यानी 6ठे चैप्टर में मिलेगी। तो अब भर्ती की स्रोत कौन कौन से हैं, बाहरी स्रोत और आंतरिक स्रोत, ये 2 हैं। तो ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, आंतरिक स्रोत कौन सी और भारती के बाहरी स्रोत कौन कौन से, इनके नाम आने चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे और नंबर अच्छे ले पाएंगे, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम केस स्टडी को समझते हैं और करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी और यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई सजेशंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, जो भी है कमेंट करें। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगले केस स्टडी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।